साथियों, डीके एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु समर्पित है, जैसे रीट, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर, पटवार, वनरक्षक, वनपाल, एएसओ तथा अदर राजस्थान कंपटीशन। इसमें व्याख्या सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और अभी कंप्यूटर व राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लास चल रही है। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ क्लास शेयर करें। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, कुल 25 प्रश्नों के माध्यम से हम आरपीएससी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए भाग 22, ऑप्शन नंबर बी भाग 14, ऑप्शन नंबर सी भाग 17, ऑप्शन नंबर डी भाग 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाग 14। भाग 14 में आरपीएससी का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 315 से 323 तक आरपीएससी की संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, सेवा शर्तों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया? तो प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग गठित था। जोधपुर यहाँ 1939 में स्थापित हुआ, जयपुर 1940 में स्थापित हुआ और बीकानेर 1946 में स्थापित हुआ। तो जोधपुर, जयपुर और बीकानेर ये राजस्थान की 3 रियासतें थी जहाँ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1949, ऑप्शन नंबर बी 20 अगस्त 1949, ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई। 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश जारी किया गया, जो 20 अगस्त को प्रभाव में आया और आरपीएससी की स्थापना जयपुर में की गई थी। आरपीएससी की स्थापना जयपुर में की गई थी और आरपीएससी ने कार्य प्रारंभ किया 22 दिसंबर 1949 को। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का कार्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बी.आर. मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी पी सत्यनारायण राव समिति, ऑप्शन नंबर सी वीपी मेनन समिति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से नहीं। तो आरपीएससी की स्थापना के समय आरपीएससी की स्थापना है वो जयपुर में की गई थी, लेकिन पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का कार्यालय जयपुर से अजमेर हस्तांतरित कर दिया गया और ये 1 नवंबर 1956 को आरपीएससी कार्यालय अजमेर स्थापित किया गया था। तो स्थापना से लेकर और 1956 तक आरपीएससी का जो कार्यालय था वह जयपुर में था और उसके बाद अजमेर स्थानांतरित हो गया। अगला प्रश्न, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए एस के घोष। तो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष है वो साथियों एस के घोष थे और मार्च 2022 में यानी कि वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है वो संजय कुमार स्रोतीय है। और अगला प्रश्न, सर्वाधिक कार्यकाल वाले आरपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए पी एस यादव, ऑप्शन नंबर बी एस सी त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी एल एम जोशी, ऑप्शन नंबर डी देवी शंकर तिवारी। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले आरपीएससी के अध्यक्ष है वो है देवी शंकर तिवारी। इनका कार्यकाल 1951 से 1958 तक था और न्यूनतम कार्यकाल वाले आरपीएससी के अध्यक्ष है वो थे पी एस यादव। इन्होंने 37 दिन तक अध्यक्ष पद पर कार्य किया। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यह एक संवैधानिक निकाय है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यह एक परामर्शकारी अथवा सलाहकारी निकाय है, यह भी सही है।
ऑप्शन नंबर सी, यह राज्य सरकार को परामर्श देती है लेकिन राज्य सरकार परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राज्य सरकार को परामर्श नहीं मानने का कारण राज्य विधानमंडल में बताना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 315(1), अनुच्छेद 315(2), अनुच्छेद 316(1), अनुच्छेद 316(2। तो राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315(1) में वर्णन किया गया है और इसका गठन राज्यपाल करता है। गठन हेतु विधि यानी कि कानून राज्य विधानमंडल बनाता है। और अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर बी, संसद, ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल दूसरे राज्यों से सलाह लेकर, और ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का गठन है वो संसद करती है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 315(2) के तहत किया जाता है और सम्मिलित राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने पर जेपीएससी का गठन संसद करती है। अगला प्रश्न, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है और संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो जब राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई उस समय अध्यक्ष सहित आरपीएससी में कुल 3 सदस्य थे, लेकिन राज्यपाल ने सन 2011 में आरपीएससी के अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य कर दिए हैं। आरपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी होगी यह राज्यपाल निश्चित करता है। और अगला प्रश्न है, आरपीएससी में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति है वो साथियों राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति नहीं करता है बल्कि राज्यपाल करता है कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति। जेपीएससी यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और आरपीएससी में सदस्यों की योग्यताएं, जो आरपीएससी के सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यता होगी? का आधे सदस्यों को भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष के प्रशासनिक सेवा का अनुभव होना चाहिए और आधे शेष सदस्यों को सामान्यतः राजनीतिक, शिक्षा, कानून और समाज सेवा क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए। अध्यक्ष पद की योग्यता के संबंध में संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण से कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु और ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। तो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल है वो साथियों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले हो तब तक होता है। 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी और लोक सेवा आयोग के सदस्य कार्यकाल समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। और अगला प्रश्न है कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं और जेपीएससी यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष अथवा सदस्यों का कार्यकाल है इसका संविधान के अनुच्छेद 316(2) में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 317(3), अनुच्छेद 317(2), अनुच्छेद 317(4), अनुच्छेद 317(1). तो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत हटाया जाता है और हटाने का कारण होता है कदाचार का आरोप लगने पर। जांच
कदाचार का आरोप लगने के बाद जांच एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है और कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति पद से हटा देता है। अगला प्रश्न, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को जांच के दौरान पद से कौन निलंबित कर सकता है? जब इन पर जांच चलती है तो उस समय उन्हें पद से कौन निलंबित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय। तो इन्हें निलंबित है वो राज्यपाल करता है, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को जांच के दौरान राष्ट्रपति निलंबित करता है। अनुच्छेद 317(2) के तहत निलंबित किया जाता है। अगला प्रश्न, कदाचार के अलावा किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिवालिया घोषित हो जाने पर, ऑप्शन नंबर बी मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने पर, ऑप्शन नंबर सी नैतिक अधमता को दोषी पाया जाने पर, और ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उक्त सभी परिस्थितियों में भी अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है। अनुच्छेद 317(3) के तहत इन्हें हटाया जाता है। और अन्य परिस्थितियां जैसे अपने कर्तव्य के बाहर किसी और सेवा में नियोजित हो या अपनी पदावधि के दौरान किसी और सेवा में नियोजित हो, तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति है वो अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों कि संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण है वो साथियों कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। लेकिन जेपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण है वो राष्ट्रपति करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जब आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाती है तो उनमें उनकी सेवा शर्तें हैं उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद कौन से पद हेतु पात्र नहीं होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में, और ऑप्शन नंबर बी उसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, ऑप्शन नंबर सी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, ऑप्शन नंबर डी भारत अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य है वो सेवानिवृत्ति के बाद भारत अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर पात्र नहीं होंगे, और इसका वर्णन है वो अनुच्छेद 319 में किया गया है। अगला प्रश्न, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों से संबंधित कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है? ऑप्शन नंबर ए वेतन और भत्ते, ऑप्शन नंबर बी पेंशन सहित सभी खर्चे, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी निजी व्यय मृत्यु पर्यंत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि वेतन भत्ते और पेंशन सहित सभी खर्चे हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, और इसका वर्णन है वो अनुच्छेद 322 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्तव्य अथवा कार्य लोक सेवा आयोग का है? तो ऑप्शन नंबर ए राज्य सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना और योग्य अभ्यर्थी का चयन करना, ऑप्शन नंबर बी एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण होने पर परामर्श देने का कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी लोक सेवकों के पदोन्नति हेतु सिफारिश करना, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो साथियों ये सभी कार्य है जो आरपीएससी के द्वारा किए जाते हैं, और इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 320 में किया गया है। और कुछ अन्य कर्तव्य और इनके जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श देना, लोक सेवकों द्वारा किए गए कार्यों के दावों के संबंध में कार्य करना, और पेंशन के संबंध में तो क्षतिपूर्ति के मामले में परामर्श देना। तो ये सभी कार्य आरपीएससी द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न, आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपती है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री को। तो आरपीएससी है ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्यपाल को सौंपती है। अगला प्रश्न, आरपीएससी के सचिव की नियुक्ति तथा इसके वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी सलाहकारी समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। तो आरपीएससी के जो सचिव की नियुक्ति और इसके वेतन भत्तों का निर्धारण है वो साथियों राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। और आरपीएससी सचिवालय इसमें एक सचिव व अन्य अधिकारी होते हैं।
सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है और सचिव प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य करता है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि आरपीएससी के सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए आरपीएससी अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर सी आरपीएससी द्वारा नियुक्त समिति करती है और राज्य मंत्रिपरिषद करती है। तो आरपीएससी के सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही है वो आरपीएससी अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लेकिन सचिव अनुशासनात्मक कार्यवाही की अपील राज्यपाल से कर सकता है। आरपीएससी सचिवालय का प्रशासनिक ढांचा है वो साथियों इस प्रकार होता है। सबसे ऊपर सचिव, उससे नीचे उप सचिव, उसके नीचे सहायक सचिव और उसके नीचे अनुभाग अधिकारी व अन्य कर्मचारी होते हैं। तो साथियों इसी के साथ आरपीएससी का ये क्लास यहाँ समाप्त होती है और अगली क्लास में हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे।